अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साद। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो बॉडीली प्रोसेसेस से रिलेटेड है, और तमाम बॉडी से जो जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन के पास भेजती हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आ जाती है, फिर उसके साथ क्या होता है और वो कैसे इंटीग्रेट होती है और इंटरप्रेट होती है, वो सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम डिटेल से पहले पढ़ेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को और इसकी लोकेशन को। बेसिकली जब हमने इसको आंसर करना है तो हमने इनमें से हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, कहाँ लोकेट करता है, ये तीनों चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी होंगी। ब्रेन एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिलियंस ऑफ ब्रेन जो एक ही टाइम पर जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। एवरेज जो ब्रेन का वेट है वो 3 पाउंड्स है। मेल ब्रेन का वेट अ बिट हैवियर देन फीमेल होता है, उनके ब्रेन से ज़्यादा। इसके अलावा ये वाली हम लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। इट्स 100 बिलियन सेल्स कैन प्रोसेस एंड स्टोर इनफ इंफॉर्मेशन टू फिल 20 मिलियन बुक्स एंड रिट्रीव मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन अ मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। एक दुनिया के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है कि एवरेज पर्सन का ब्रेन। तो अगर हम इसको आंसर करना चाहें, हमने ये पहली लाइन इसकी करनी है, याद करनी है, इसका वेट याद करना है और थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन हमने याद करनी है, फिर हम इसके पार्ट्स पर आ जाएंगे। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डिटेल से पहले हम फोर ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी अगेन सब डिवीजन क्या है। ब्रेन का ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गिवन होता है। इसमें ये हमें नज़र आ रहा है, एक आउटर ये कवरिंग है, फिर ये बीच में एक पोर्शन है जो कि कार्पस कोलोजम है जो दोनों को कनेक्ट करता होगा, और इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नीचे जाने वाला पोर्शन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब होता है एक तरह से सख्त हड्डी या स्कल, आउटर बार का कवरिंग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही सेरिब्रम भी कहा जाता है। इन दोनों को वाइस वर्सा यूज किया जाता है, दोनों टर्मिनोलॉजीज को। ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, ये वाला जो पोर्शन है ये सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज लार्जर देन एनी अदर ब्रेन स्ट्रक्चर। इट इज कम्प्लेक्स डेलिकेट डेवलपमेंट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स दैट मेक्स अस ह्यूमन। जो इंसान है इसका ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्ट कम्प्लेक्स होता है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत। हमारा जो एक तरह से ब्रेन स्ट्रक्चर है ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गन कंसिडर होगा, बाकी जानवरों का हमसे कम होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ ग्रेटली कन्वोल्यूटेड। इसमें ग्रूव्स और फिशर्स होंगे, ऐसे गांठियाँ आती हैं। जितनी ज़्यादा किसी पर्सन के एक्सपीरियंसेस होंगे उतने ही ज़्यादा उसके एनग्राम्स बनेंगे। इसका मतलब है कि उतने ही ज़्यादा ये ग्रूव्स और फिशर्स बनेंगे, जो ऊंचाई है जो उतनी ज़्यादा होगी। इंसान जो है ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी अगर हम 2 पोर्शन में अपने आप को डिवाइड करें तो दोनों तरफ एक ही तरह की चीज़ें आएंगी, यानी एक तरफ भी आई है दूसरी तरफ भी आई है, एक तरफ कान है दूसरी तरफ भी कान है। सेम वे जो ब्रेन है ये भी बायलेटरल सिमेट्री रखता है कि वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोल दायरा और हेमी का मतलब होता है हाफ, आधे, यानी पूरा जो गोल ब्रेन है उसको हम काटें तो जो सेमी सर्कल बनता है उसे हेमिस्फीयर बोलेंगे। राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। यूजुअली जो अगर हम राइट हैंडेड हैं तो जो हमारा ब्रेन का रीजन है वो लेफ्ट हैंड वाला है। लेफ्ट हैंड हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं या एक दूसरे के इस तरह से काम करते हैं। जो लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होते हैं या राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होते हैं उनमें इस तरह से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये वाला टेबल हमने याद करना है। पहला डिफरेंस दोनों के अंदर आया है लैंग्वेज एंड मेमोरी का। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर अगर आप डोमिनेंट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट, अगर आप सीधे हाथ से लिखने वाले हैं तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पीक, यानी ये जो हम बात कर रहे होते हैं और हम बगैर अटके और अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी जो है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर आती है। लेकिन राइट हेमिस्फीयर रेपिटेटिव, हम रट्टा लगा रहे हैं जब एक कंटेंट को याद कर रहे हैं रिपीटेडली तो राइट हेमिस्फीयर उसको मॉनिटर कर रहा है या वहाँ उसके अप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन्स पर जाकर एनग्राम बनने वाला है उसका। सेकंड है कि डायरेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ रिप्लाईज फॉर कम्प्लेक्स कमांड्स। अब वाइवा देने के लिए बैठे हुए हैं, अपने सवालों के जवाब देने हैं, तो वो कम्प्लेक्स कमांड है वो
लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा और वहां से प्रोसेसिंग होगी। लेकिन अगर सिंपल आंसर्स हैं, कोई कह रहे कहाँ से आए हो, क्या खा रहे थे, क्या कर रहे थे, इस तरह के सिंपल आंसर्स का राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स। लफ्जों को याद रखना मुश्किल होता है, फेस याद रह जाते हैं, चेहरे याद रह जाते हैं। चेहरे जो सिंपल टास्क हैं वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है हमारा, वो वर्ड्स को या कम्प्लेक्स चीज़ों को याद करेगा। इसी तरह से मेमोरी ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग जितनी भी है सारी, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। और राइट हेमिस्फीयर शेप्स, म्यूजिक, फन, एडवेंचर, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा ज़्यादा, और उससे रिलेटेड एनग्राम बनेगा। सेकेंड है हमारा परसेप्शन और कॉग्निशन से। परसेप्शन, हम कौन से आंसर्स ड्रॉ करते हैं, हाउ आर ब्रेन इंटरप्रेट द सेंसरी डाटा। और कॉग्निशन थिंकिंग को कहा जाता है, सोचने के पैटर्न के ऊपर और क्या इंफॉर्मेशन ब्रिंग बैक हो रही है उससे रिलेटेड। ऑर्केस्ट्रेट्स, इसका मतलब होता है अरेंज। आपको पता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर आप हांडी बना रहे हैं तो आपको पता है पहले प्याज डालने हैं, ऑयल डालने हैं, अब क्या चीज़ डालनी है। अगर आप लिखने बैठे हैं तो आप कॉपी निकालेंगे, एक बुक, ये वो जगह खोलेंगे, पेंसिल खोलेंगे, तो इस तरह आपको स्टेप्स याद होते हैं, अरेंजमेंट याद है, इसको ऑर्केस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जो आपके कॉग्निटिव मैप्स हैं, मैप्स की इंटरप्रिटेशन ये राइट हेमिस्फीयर के अंडर आती है। जैसा कि आपने घर जाना है तो कोई आपसे पूछता है घर कैसे जाना है, आप कहेंगे यहाँ से रोड क्रॉस करो, लेफ्ट साइड पे जाओ और वहाँ से तुम्हें बस मिलेगी। हालांकि आप कॉन्शियसली इसको नहीं मेमोराइज करते, लेकिन बहुत सारी अनकॉन्शियस मेमोरीज हमारी राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल और मॉनिटर कर रहा होता है। इसके बाद थर्ड है इमोशनल फंक्शंस। जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन है, हमारी जज्बाती ज़िंदगी है, उसमें जो हम एंजाइटी महसूस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे, चूँकि ये थॉट प्रोसेसिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड है, गहराई में जाने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारे इमोशंस लेफ्ट हेमिस्फीयर जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा वो कंट्रोल करेगा। और नॉन डोमिनेंट या राइट हेमिस्फीयर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा होता है, ये सेल्फ जनरेटिव, पॉजिटिव, एक्सपेंसिव इमोशन, खुश करने वाली चीज़ें, फन और सीकिंग चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, वो वाली हमारी जो मेमोरीज हैं उनके एनग्राम्स राइट हेमिस्फीयर में बनेंगे। इस तरह ये दोनों हेमिस्फीयर्स मिलकर एक दूसरे का काम करते हैं। ये इस तरह से डिवाइड होते हैं। अगर हम ऊपर से अपना खोपड़ा देखते हैं तो ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे इस तरह से पोर्शंस, दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, और जो डोमिनेंट है उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस और अंजाम देता है। साइकोलॉजी में हमने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पढ़ना होता है। हम याद करने की कोशिश करते हैं अप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन कौन सा है, और उसके बाद वो जो ब्रेन रीजन है वो काम क्या करता है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन भी हम जिस तरह यही बताएंगे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, अब किसी और रीजन का बताएंगे बिहाइंड द सेरिबलम, अबव द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इस तरह करके हम एडजेसेंट टू ईच अदर, इस तरह हम इसकी लोकेशंस बयान करते हैं और ये बताते हैं कि ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब हम 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो डिफरेंट नेक्स्ट इसके अंदर रीजन्स है ना, वो डिफरेंट किस्म की सेंसरी डाटा को स्टोर या रजिस्टर करते हैं। फ्रंटल लूप जो है ये थिंकिंग को करता है कंट्रोल। जितना हमारा थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग है, जब हम सोचो विचार कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसका एनग्राम यहाँ पर जाकर बनेगा, उसका डॉट इधर जाकर बनना है। उससे रिलेटेड ये ग्रूव्स और फिशर्स, ये जो लाइनें हैं ना, ये ज़्यादा ये इस तरह प्रोड्यूस होंगी। वो आप जो चीज़ सुन रहे हैं जो आपके कानों तक टकरा रही है, वो टेम्पोरल में, टेम्पोरा का मतलब होता है हियरिंग। तो जो हम सुन रहे हैं, जो हियरिंग से रिलेटेड है हमारी सारी की सारी याददाश्तें, उनसे रिलेटेड एनग्राम हमारा उस यहाँ टेम्पोरल में बन रहा है। जो हम देख रहे हैं, स्क्रीन आप देख रहे हो, वो ऑक्सीपिटल में, विजन वाले में स्टोर होगा, और पेरिएटल टच से रिलेटेड सेंसेशंस हमारी यहाँ पर रजिस्टर होंगी। इस तरह हमारा सेंसरी डाटा जब ब्रेन के पास जाता है तो उसका उस एप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन के अंदर ही उसका डाटा स्टोर होता है। बड़े तरीके से ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम यूज़ कर ले। इस चीज़ को लूप कहा जाता है कि कहाँ पर एनग्राम जाकर बनेगा। फ्रंटल लूप इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन एंड कवर्स द लार्जर एरिया। अब देखा इन्होंने ये लोकेशन कैसे बताई, फ्रंट ऑफ द ब्रेन, ये इसकी लोकेशन हो गई। और फिर ये है, ये नेक्स्ट वीक, द पोर्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स बिहाइंड द फोरब्रेन इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। ये सारे के सारे इसके काम है, ये करता क्या है, ये इसके फंक्शन है। ये लोकेशन हो गई, ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्पोरल लूप पे। लोकेटेड एट द टेम्पल्स विद इन ईच साइड ऑफ द ब्रेन। ये टेम्पल्स यानी कान से इर्द गिर्द जो पोर्शन है ना, ये वो वाला पोर्शन कहलाएगा, जस्ट अबव द ईयर। ये इसकी लोकेशन हो गई। करता क्या है, ये सारी की सारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, जो चीज़ें हम सुन के प्रोसेस कर रहे हैं उनके से रिलेटेड जो मेमोरी है, ये टेम्पोरल रीजन में जाएगी। पेरिएटल लूप्स कहाँ करते हैं एडजस्ट,
बिहाइंड द फ्रंटल लूप, उसके पीछे होते हैं, अबव द ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लूप। देखा ये लोकेशन अबव, बिहाइंड, एडजेसेंट टू, इस तरह करके बताई होती है। और ये करता क्या है, पेरिएटल लूप जैसे मैंने बताया कि टच से रिलेटेड सेंसेशंस को प्रोसेस करता है। कंसिडरेबल इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन बिटवीन एनी टू और मोर लैब्स एंड बिटवीन लूप्स एंड एनी अदर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये याद नहीं करना, ये कर लेते हैं हम इसमें से। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी सेंसेशंस, टच वाली सारी की सारी सोमैटोसेंसरी। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल, बैक ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर सारी विजुअल जाती हैं एस्पेक्ट्स। विजुअल स्टिम्युलाई जो हैं सारे के सारे, सच एज कलर और शेप और मूवमेंट उसकी, ये ऑक्सीपिटल में जाएगी। एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, इससे रिलेटेड जो सेंसरी एरियाज हैं इनको हम कहते हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो सर्टन ब्रेन रीजन्स में आती है। जो सेंसरी डाटा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तवसत से, वो सारे का सारा यहाँ पर रजिस्टर होता है इन रीजन्स में। जैसे हमारे पास ये गिवन है बॉडी सेंस एरिया, ये वाला है बॉडी सेंस एरिया है, ये वाला हमारा। उसके बाद है हमारा मोटर एरिया। Some lower brain centers may be involved. It is fair to say most voluntary activities originate in the motor area of the cerebral cortex. It strips at the very back of our frontal lobe. ये मोटर एरिया कहलाता है, जहाँ से मोटर नर्व्स आकर होंगी, एसोसिएटेड होंगी। यूजुअली रिफ्लेक्स एक्शंस भी इसके अंडर आता है। और एसोसिएटिव एरिया जो इन दोनों को, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया को आपस में मिलाता है, ये एसोसिएटिव एरिया कहलाएगा। ये ऑलमोस्ट जैसे हमने पीछे सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और एसोसिएटिव नर्व्स नहीं हमने पढ़ी न्यूरॉन में, ये उससे रिलेटेड हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की तरह। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिबेलम, यहाँ पर होता है मुकम्मल, जिसमें हमने फंक्शन ऑफ लेफ्ट विद राइट हेमिस्फीयर हमने डिटेल से पढ़ा, और हमने लूप्स पढ़े 4 तरह के, और उनके मेजर फंक्शन हमने पढ़े। वन लाइन में हमने लिखना है, बहुत लंबा हमने इसको नहीं करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थैलेमस के पास। थैलेमस इज द रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, जो इसका मेजर फंक्शन है ना, साइकोलॉजी में आपने फंक्शंस बड़ी अच्छी तरह याद करने हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तवसत से ब्रेन के पास आ रही है, थैलेमस उनका चौकीदार है, क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है और इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अब ये थैलेमस ने डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन को हायर ब्रेन रीजन के पास प्रोसेस होने के लिए भेजना है, या यहीं से कुछ कह के ला के ख़त्म कर देना है। कोई रिफ्लेक्स एक्शन है तो वहीं से निपटा दिया जाएगा, कोई सिंपल टास्क हैं तो वहीं से निपटा दिए जाएंगे। ये चौकीदार है, जैसे चौकीदार बाहर को बंदा आता है तो वो देखते हैं हाँ भाई क्या काम है, क्यों अंदर जाना है, तो जब वो उसको लगता है कि अच्छा इसने सिर्फ आईडी कार्ड लेने से, कहते हैं अब यहीं रुके, आपको यहीं पे ला देते हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल के पास तब लेकर जाएगा जब कोई बड़ा जरूरी काम होगा, अदरवाइज वो बाहर से ही डिपार्टमेंटल काम निबेड़ देगा। अब थैलेमस को इसीलिए रेलवे स्टेशन कहते हैं कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और यही डायरेक्ट करता है मुख्तलिफ एरियाज की तरफ कि कौन सा मैसेज किस ब्रेन रीजन को जाना है और किसका एनग्राम है, कहाँ पे स्टोर होना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, छोटा सा ये होता है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो थैलेमस कलेक्ट्स and directs sensory messages to the appropriate areas of the cerebral cortex. Messages from our lower body, eye, ear and other senses pass through thalamus. It also has a role in person's normal patterns of wakefulness and sleep. और इसीलिए इसको अपने साथ ये जरूर ऐड करना है कि इसको रेले स्टेशन कहते हैं। बेजल गैंग्लिया, गैंग्लियास क्यों कहते हैं, गुच्छा होता है। ये किस चीज़ का गुच्छा है, थैलेमस के ऊपर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ये देखा, इसकी लोकेशन गिवन है। लार्ज क्लस्टर है एक न्यूरॉन्स का जिसको बेजल गैंग्लिया कहते हैं। ये बड़े कम्प्लेक्स ऐसे घुना हुआ होता है, जैसे गुच्छा उलझा हुआ हो ना डोर का, उस तरह से ये गुच्छा उलझा हुआ होता है। और ये सेरिबेलम के साथ, जो कि दरअसल हाइंड ब्रेन का एक रीजन है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि फोर ब्रेन का एक रीजन है, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट को। जब हम उठते हैं, बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत से ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं। उनमें से एक बेजल गैंग्लिया है। वैसे तो ये दोनों भी शामिल होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी और सेरिबेलम भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेजल गैंग्लिया भी इनके साथ शामिल होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, हमारे उठने बैठने से लेकर। एंगेज इन हैबिचुअल पैटर्न सच एज राइडिंग अ बाइसिकल, इस किस्म की चीज़ों में। और अगर ये डैमेज हो जाए तो हम जो वांटेड मूवमेंट्स हैं हमारी, हम वो नहीं कर पाते हैं। थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस है, जो तीसरा पोर्शन है फोर ब्रेन का, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ये हमारे ना अंदर बड़े काम का एक बच्चा होता है ना, जैसे हमारे घर में जो सारों के छोटे बड़े काम कर रहा होता है, ये घर का छोटा है और बहुत बड़ा है। यानी
यानी इसको घर की सारी चीज़ों का पता होता है। अब हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हमारे स्लीप और वेकिंग पैटर्न्स को करता है, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर भी रोल प्ले करता है, हमारी जो बॉडी के अंदर जितना जो सिस्टम है, इक्विलिब्रियम का सिस्टम है, जो सर्कैडियन रिदम्स हैं, इन सब चीज़ों को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेक्चुअल और इमोशनल बिहेवियर्स को ये कंट्रोल करता है। तो हमारे जितने इस किस्म के बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। होता कहाँ है? सबसे पहले हमने जिस तरह लोकेशन पढ़नी है, नियर द लिम्बिक सिस्टम, ये आपने याद करना है। नियर द लिम्बिक सिस्टम है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है? इमोशनल रेगुलेशन। कुछ समझ नहीं आ रही ना, लिखना क्या है? हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन इमोशनल रेगुलेशन, तो भी आपका सही हो जाता है। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं क्या क्या? इंटरनल बॉडीली फंक्शंस, ये भी एक वर्ड आ गया कि जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारा स्टेट है ऑफ इक्विलिब्रियम है बॉडी का, वो सब ये कंट्रोल करता है। ईटिंग है हमारी, हमारा स्लीप, हमारा थर्स्ट, थर्मोस्टेट लेवल, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक रिएक्शंस, ये भी इसके अंदर आते हैं। सेक्सुअल और एग्रेसिव बिहेवियर, हार्मोन्स की रेगुलेशन, ये सब के सब, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि हम बहुत गर्म या बहुत सर्दी तो नहीं महसूस कर रहे, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। बड़े काम की चीज़ है। हाइपो का मतलब है छोटा, यानी छोटा थैलेमस है तो छोटा लेकिन बहुत काम का है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे बेसिक सिस्टम कंसिडर किया जाता है, यानी जितने भी जानवर हैं ना, उन सब में कम से कम लिम्बिक सिस्टम ज़रूर पाया जाता है। ये जो बकरियां, भेड़ें, कैट्स हैं, इनको कैसे पता होता है कि अब इनका मेटिंग सीजन है, अब इनका ईटिंग सीजन है? ये कैसे पैटर्न सीखे सिखाए कैसे पैदा होते हैं? दरअसल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है जीन्स के तवसत से, जो लिम्बिक सिस्टम में स्टोर्ड होती है और वन जनरेशन से नेक्स्ट में पास ऑन होती चली जाती है। हमारे पास भी लिम्बिक सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमें लिम्बिक सिस्टम के अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एवोल्यूशनरी पैटर्न्स के लिए नहीं हम काम करते, हम इसके अलावा भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम बेसिकली बेसिक सर्वाइवल नीड्स, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म और ईटिंग, स्लीपिंग बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल जो हमारे प्रोसेसेस हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेसिक हैसियत रखता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रादर देन अ सिंगल यूनिफाइड वन। बहुत सारे यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं जो मिलकर लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। और साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि कम से कम ये तीन तो ज़रूर ही इन्वॉल्व है। वो तीन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? एमिडाला है और हिप्पोकैम्पस है, और एक और भी इसके अंदर आता है सेप्टम, वो भी इसके साथ आ जाता है। लेकिन बेसिकली दो हमारे पास गिवन है तो दो ही हम लिख लेते हैं, वैसे ये तीन होते हैं, एमिडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिडाला आलमंड से निकला है वर्ड, आलमंड शेप, क्योंकि इसकी शेप आलमंड जैसी है इसलिए इसको एमिडाला कहते हैं। और हिप्पोकैम्पस भी अपनी शेप की वजह से, हिप्पो से मिलती जुलती शक्ल है तो उस वजह से इसको कहा जाता है। लैटिन वर्ड आलमंड शेप, इन्होंने इसकी देखो शेप बताई यानी स्ट्रक्चर बता दिया किस तरह का होता है। लोकेशन बताई, लोकेशन कैसी है? लोकेशन है इसकी एमिडाला की, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ टेम्पोरल लूप। वो जो सारी हियरिंग वाली इंफॉर्मेशन है ना, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जहाँ वो स्टोर होती है उसके आगे पीछे है। एमिडाला इज इन्वॉल्व्ड इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल। इसीलिए ही जो हिरन का बच्चा है उसको भी किसी ने नहीं सिखाया, माँ ने ना ही उसको भी शेर नहीं खाया, लेकिन उसको पता है शेर मुझे खा जाएगा, तो उसको पैदा होते ही अपने फूड का, मैट्स का और सोशल राइवल्स का पता होता है। जानवरों में ये बहुत ज़्यादा, वो चलते इसी पे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं चलते हैं। न्यूरॉन इन एमिडाला ऑफन फायर सेलेक्टिवली एट द साइट ऑफ सच स्टिमुलाई। इट लायंस कैन कॉज द एनिमल्स टू अटेम्प्ट टू ईट, फाइट एंड मेट विद इनअप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर ये डैमेज किया गया तो पता चला कि उनकी जो एक पहचान है ना वो खो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं बकरी हूँ कि भेड़ हूँ और मुझे किसके साथ मेटिंग करनी चाहिए, तो इस तरह वो अपनी पहचान खो देते हैं। एमिडाला आल्सो प्रोड्यूस रिएक्शंस ऑफ रेज एंड एग्रेशन। इसके ये एग्रेसिव बिहेवियर में भी होता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जानवरों में ज़्यादा है, तो जब बिल्लों ने मेटिंग करनी होती है तो बहुत लड़ाई करते हैं, एक एक बिल्ली के लिए उनको लड़ाई करनी पड़ती है। उनमें एग्रेसिव बिहेवियर भी इसी की वजह से आता है, लिम्बिक सिस्टम के रेफरेंस में होता है। सेप्टम है जो अनदर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम हैज़ अपोजिट इफेक्ट, ये उससे अपोजिट है, यानी एमिडाला तो एग्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल रिएक्शंस व्हेन स्टिमुलेटेड। जो ही हीट खत्म होती है जानवरों की जैसे बिल्लियों की, तो सेप्टम उसको लोअर डाउन करता है और उसको नॉर्मलाइज करता है। एमिडाला एंड सेप्टम दोनों इमोशनल रेगुलेशन को डायरेक्ट करते हैं। ह्यूमंस में ये थोड़ा सटल है, यानी कम है, लेकिन स्टिल इसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ब्रेन सेंटर्स में पाया जाता है। स्पेशली जब हमें भी बेसिक सर्वाइवल नीड्स है ना, तो हमें
जो सिक्स्थ सेंस आती है ना, जो हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, क्योंकि हमारे एवोल्यूशन के अंदर बहुत सी हिस्ट्री और डाटा है जो हमारे जीन्स के तवज्जुह से हमारे पुरखों से हमें मिलता है, वो लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है और हमें वो मिलता है। अब यहाँ पर ये उसी की ही एक और पिक्चर है। हम जो पहले हम पिक्चर देख चुके हैं वो हमने अच्छी सी ड्रॉ करनी सीखनी है। अगर हमें ये आ जाती है ड्रॉ करनी, ये वाली जो मेन है, तो वो हमारे लिए सफिशेंट होती है। लेकिन और भी पिक्चर्स बुक में हमारे पास गिवन है, आप इसको ज़रूर देखें और इससे रेफरेंस दें ताकि आपको अच्छा ये लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा अच्छा बनने के लिए आ जाए। हम भी इसको देख लेते हैं। ये फ्रंटल लूब हो गया, ये पेरिएटल लूब, ऑक्सीपिटल, ये तो मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। अब चूंकि हाइंड ब्रेन भी है तो कुछ हाइंड ब्रेन के रीजन्स भी यहाँ पर हमें गिवन है, ये पहले नहीं थे। मैं इसको थोड़ा सा इसको इनसर्कल कर देती हूँ, कलर चेंज करके इसको मैं करके देती हूँ आपको। ब्लू से हम करते हैं। ये सब है हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडोला एंड ये स्पाइनल कॉर्ड तो है इससे नीचे है, सेरिबलम भी, ये वाला 1 2 3 ये हाइंड ब्रेन है, पीछे वाला। पीछे का मतलब होता है ना हाइंड। तो फिर जो फोर ब्रेन है वो कौन से वाला होता है, वो हम देखते हैं। ये फोर ब्रेन है हमारा। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये वाला, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस वो नीचे छुप गए हैं, उनकी जगह नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हाइंड ब्रेन ज़्यादा गिवन है हमारे पास। यहाँ पर है ये वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फोर ब्रेन के सारे रीजन है। थैलेमस एंड थैलेमस कहाँ गया, ये हाइपोथैलेमस, ये सारा फोर ब्रेन है। और ये जो है हमारे पास ये हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं, ये थैलेमस था। और मिड ब्रेन दरअसल इन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। कुछ ब्रेन रीजन्स है जो ये काम करेंगे दोनों के दोनों। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो हमें नजर आती है ना बुक्स में, वो ये नजर आती है माइलेनसेफेलॉन। ये नजर आ रहा है आपको बुक में, ये अपने साथ ऐड कर लेना है। ये सिर्फ ये इतना ही लिखना है अगर आप सिर्फ बीएस का कोर्स पढ़ रहे हैं या फिर इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। एक और तरीके से डिवाइड किया गया है पार्ट। सेफेलॉन का मतलब है पार्ट्स, यानी माइलेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन को तकरीबन कहा जाता है। पूंज और सेरिबलम मिलकर ये वाले जो दोनों हैं ये कहलाते हैं मेटेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन कहा जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर डायनसेफेलॉन बनाते हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को टेलेनसेफेलॉन कहा जाता है। इनके नेम्स की जो इनकी लोकेशन है उस वजह से ऐसा कहा जाता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम हम पढ़ रहे थे। लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस नींद के पैटर्न को मॉनिटर करता है। हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। People with damaged hippocampus are unable to remember events for short period. Still हमारी जो मेमोरी है ह्यूमन बींग्स की वो सिर्फ हिप्पोकैम्पस के अंदर नहीं है, और भी ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जानवरों में हिप्पोकैम्पस ही दरअसल उनकी जितनी सी मेमोरी है ना वो हिप्पोकैम्पस के अंदर आती है। इवन यहाँ तक कि उनकी एवोल्यूशनरी मेमोरी भी यहाँ पर ही आती है। सर्टनली दी मेमोरीज आर नॉट स्टोर्ड इन लिम्बिक सिस्टम। वो तो एनग्राम बनते हैं अप्रोप्रिएट, वो जो लूब्स हमने पढ़े हैं वहाँ पर जाकर। तो लिम्बिक सिस्टम लेकिन डिटरमिन करता है व्हाट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स शुड बी प्रिंटेड इनटू ड्यूरेबल लास्टिंग न्यूरल ट्रेसेस इन दी कॉर्टेक्स। लेकिन कहीं ना कहीं रिट्रीवल्स में लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये जो हिप्पोकैम्पस है ये इन्वॉल्व होता है। While discussing the parts of brain, one cannot tell where one area of brain and where other starts. दरअसल ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि अच्छा ये फोर ब्रेन है, ये पीछे वाले घर हैं, कोई बड़ी सड़कें बनी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक गुच्छे की फॉर्म में न्यूरॉन्स हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं और बहुत से सर्किट्स को स्टिल हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कौन सा ब्रेन का सर्किट कहाँ पर जाकर एक तरह से कनेक्शंस बना रहा है। मिलते हैं अगले क्लिप में जिसमें हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।